हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड के इस मुश्किल समय में आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जेपीएससी की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। तो मेरा पिछला लेक्चर के बाद ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज मैंने ये जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का क्या प्रारूप है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से अच्छे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं या किस किस बुक को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को निकाल सके, इन सब को लेकर मैंने वन शॉट में ये लेक्चर तैयार किया है, जिसमें मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या कट ऑफ रहा पिछले एग्ज़ाम में उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, और कौन कौन सा बुक जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड के लिए स्पेसिफिक कौन सा बुक अच्छा रहेगा उस बारे में हम बात करेंगे। और पूरा जेपीएससी की तैयारी में, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब की तैयारी आप कहाँ से कर पाएंगे उस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैनल में हमारा झारखंड में आगे क्या है। एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड, जैसा कि आप सब जानते होंगे। फिर हम आगे देखते हैं जेपीएससी वैकेंसी डिटेल। कुछ महीने पहले जेपीएससी ने अपना नया वैकेंसी निकाला है। एक्चुअली झारखंड का विभाजन होने के बाद, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, उसके बाद झारखंड सरकार ने डिसाइड किया था कि हम हर साल जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। 2016 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ जेपीएससी का, वो छठी जेपीएससी थी। उसके बाद 2017, 18, 19, 20 4 साल जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी 2021 में सरकार ने 7th, 8th, 9th, 10th या कहें 2017, 18, 19, 20 ये चारों साल के लिए को लेकर एक कंबाइंड वैकेंसी निकाली है 2021 में, जिसमें लगभग 252 सीट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 252 रिक्त पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। इस एग्ज़ाम को निकाल के आप झारखंड के एक अधिकारी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हो। तो इसमें लगभग डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जेल सुपरिटेंडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोस्ट है। आपके रैंक के हिसाब से ये पोस्ट आपको असाइन होगा। सो हम देखते हैं कि जब आप जेपीएससी का फॉर्म निकल चुका, फॉर्म भरा भी चुका है। 2 मई को इसकी प्री की एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन इस कोविड की वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा, जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो बच्चों, मेरा जो सबसे अहम बात मैं आपसे जो करना चाह रहा था कि जब आप जेपीएससी या यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले फिक्स होनी चाहिए। कुछ खूबियाँ आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ कर रखनी होंगी। जो सबसे पहला चीज़ है, जब आप इस तरह के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपके अंदर चाहिए होता है वो चाहिए होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। हम आज उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे एक एग्ज़ाम क्रैक करने में एक एस्पिरेंट को मदद मिलती है, जो खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो पहला चीज़ है सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखिए, आपके अंदर ना कोई एग्ज़ाम निकालने की पहले चाहत होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए कि हाँ, मुझे जेपीएससी निकालना है, मुझे अपने आप को एक अधिकारी के रूप में स्टेट में देखना है। एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है कि स्टेट में आपको लोगों को भलाई करने के लिए समाज में बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को सुधार सकते हो। तो ये काफ़ी चुनौती भरा टास्क भी है। तो इसके लिए अपने आप को आपको तैयार करना होगा। तो जो सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है, जो आप इतने बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे जेपीएससी निकालनी है। यू शुड बी डिटरमाइंड इन योर माइंड दैट आई नीड टू क्रैक दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट एंड आई विल डू इट। तो पहला चीज़ है, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, कि आप जो एग्ज़ाम निकालने जा रहे हो, यू शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्ज़ाम व्हाट यू आर गोइंग इनटू। कहने का मतलब है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ एग्ज़ाम यू आर गेटिंग इनटू। इसका मतलब हुआ कि जब आप जेपीएससी, आपने सोच लिया कि मुझे जेपीएससी निकालना है, तो पहले आप देखो कि जेपीएससी आपसे चाहता क्या है, वो एग्ज़ाम एग्जैक्टली आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या पढ़वाना चाहता है, उन सब पढ़ाई के माध्यम से आपके अंदर वो क्या खूबी देखना चाहता है।
आपको एक पर्सनालिटी बिल्ड करना होगा, ताकि आप जब प्री मेंस रिटर्न का सफ़र निकाल के जब इंटरव्यू तक पहुंचो तो वहाँ जो आपको जज करने के लिए बैठे हो उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं, इसने अपने पूरी जर्नी में जो मेहनत करी है वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपके पर्सनालिटी से। तो आपको इसके लिए एग्ज़ाम की पूरी समझ होनी चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम कितने चरणों में लिया जाता है, कितने पार्ट में है, प्री के लिए मुझे क्या चाहिए, मेंस के लिए क्या चाहिए। और अगर जेपीएससी आपसे ये सब पढ़वा रहा है, ये सिखा रहा है, तो उसका एक निचोड़ कि आखिर हमें ये चीज़ क्यों जानना जरूरी है, आखिर इसका क्या यूज होने वाला है। तो यू शुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू। तीसरा चीज़ है कि बुक्स या रिसोर्सेज। आप जब इस तरह के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का सोच लेते हो ना, तो आपको देखना है कि कौन कौन से अच्छे बुक्स होंगे, कौन से कोचिंग के नोट्स होंगे या क्या रिसोर्सेज होंगे जिसको हम यूटिलाइज करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके लिए आपको देखना होगा कि हाँ, कौन सा बुक किस टॉपिक में कितना अच्छा आपको हेल्प कर पा रहा है। चौथी चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपका हार्ड वर्क, या मेरे शब्दों में कहें तो मैं हार्ड वर्क का उतना बड़ा बिलीवर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ। आपने देखा होगा एक रिक्शा चालक को, एक ऑटो ड्राइवर को भी देखा होगा आपने, और एक टैक्सी चलाने वाले को भी देखा होगा। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? रिक्शा चलाने वाला। लेकिन देखना आप, मैक्सिमम रिक्शा चालक जो होते हैं वो ज़िंदगी भर रिक्शा ही चलाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो देखो, हार्ड वर्क तभी फ्रूटफुल रिजल्ट देगा जब उसमें एक डायरेक्शन होगा। मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क जो है ना, वो दोनों का रोल प्ले करता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया पर एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर पाए, एट द एंड कोई आपको सफल व्यक्ति नहीं मानने वाला है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई इस तरह से हो कि हम एग्ज़ाम में आने वाले हर उस प्रश्न को टच कर सके। जानकारी रखना अच्छी बात है, टू हैव नॉलेज गुड थिंग, पर हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है राइट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से हमें उन चीज़ों को जरूर पढ़ना जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बाकी नॉलेज आप ज़िंदगी भर बटोरते रहो जितना आपको जानना है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइट स्ट्रेटेजी या गाइडेंस। यही राइट स्ट्रेटेजी और गाइडेंस देने के लिए हमने ये चैनल खोला हुआ है कि हम आपके लिए एक रोड मैप डिज़ाइन करें जिस पे आप चलकर अपने टारगेट को अचीव कर सको। तो जब भी आप कोई भी बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करते हो जो आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देने वाला है, तो आपके अंदर पहले तो सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उस एग्ज़ाम की पूरी समझ होनी चाहिए कि हाँ, वो एग्ज़ाम है क्या, वो हमसे चाहता क्या है। तीसरा कि आपके पास बुक्स और रिसोर्सेज बहुत ही सटीक और सही मात्रा में होनी चाहिए जिससे आप पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सको। फिर हार्डवर्क या स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और एक राइट स्ट्रेटेजी में आपको हार्डवर्क को एक दिशा देनी होगी, एक डायरेक्शन देनी होगी, तब आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अब बिलीव मी, ये पांचों चीज़ जो हैं, इन सब का एक ही ड्राइविंग फोर्स है। अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो तो ये पांचों चीज़ अपने आप मैनेज हो जाएगा, और वो ड्राइविंग फोर्स है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप हमेशा डिटरमाइंड रहोगे, आप हार्डवर्क करोगे, आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पाओगे, और ठीक ये सब करने से आप एक निश्चित समय सीमा में आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं, यार पंचवर्षीय योजना में चले गए हैं। वो इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, मतलब ज़िंदगी में उन्होंने ऑप्शन खोल के रखा है, ठीक है कभी तो निकलेगा। हमें वैसा नहीं करना है, हमें एक टाइम फ्रेम में सही रिसोर्स के साथ, सही गाइडलाइन के साथ, सही अप्रोच को अपनाते हुए एग्ज़ाम को फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में क्लिक कर लेना है। इसके लिए जो भी मेहनत होगा, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, हमें 10 साल इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम।
अब हम बात करेंगे कि जेपीएससी एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। देखिए, मैं जब अपने आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं जब आईएएस का अपना इंटरव्यू अटेंड करने गया, उससे पहले प्री मेंस निकालने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। मेरा मैकेनिकल था, तो बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल के जो भी सिलेबस थे ना आईएएस के, वो मेरे फिंगर टिप पे था, मुझे अभी भी याद है। पेपर 1 में थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, हीट ट्रांसफर है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, हाइड्रोलिक मशीन से, इन्वायरमेंटल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेपर 2 में सॉम, टॉम, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्रोडक्शन, कास्टिंग, वेल्डिंग, ऐसे रोबोटिक्स। तो आप जब किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका पूरा सिलेबस आपके फिंगर टिप पे मौजूद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ताकि आप जब पढ़ने बैठो ना आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो ट्राइवल मूवमेंट क्वेश्चन है, मुझे ये बना लेना है। सिलेबस जब तक आपके दिमाग में प्रिंट नहीं रहेगा, आपको तैयारी करने में हमेशा दिक्कत हुई। कोई भी करंट न्यूज़ मिला तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ये करंट अफेयर का जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का है, मुझे यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ लेना है। तो आइए हम समझते हैं कि जेपीएससी एग्जाम का पहले पैटर्न क्या है। तो देखिए, जेपीएससी एग्जाम जो है ना, जेपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 चरण में होता है, 3 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है प्री, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा ही बोलते हैं या प्रीलिम्स बोलते हैं। दूसरा होता है मेंस, जिसे हम मुख्य परीक्षा ही बोलते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम साक्षात्कार भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो प्रीलिम्स, जेपीएससी का प्रीलिम्स है ना, वो 2 सेक्शन में है। एक तो है जीएस 1, जनरल स्टडीज़ 1, एक है जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 1 जो है उसमें आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज़ 2 में भी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दोनों सेक्शन मिला के 200 हो जाएंगे और टोटल 400 मार्क्स का ये आपका प्री का एग्जाम होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो प्री का एग्जाम होगा, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, इन दोनों के टोटल मार्क्स को जोड़कर आपका एक कट ऑफ डिसाइड होगा और उससे पता चलेगा कि आप प्री क्वालिफाई किए हो कि नहीं, आप मेंस आपको लिखने का मौका दिया जाएगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले जेपीएससी का प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में 2 सेक्शन है, जीएस 1, जीएस 2। जीएस 1 जो है हम आगे बात करेंगे, ये इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट सब आएगा। और जनरल स्टडीज़ 2 जो है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक पेपर अबाउट झारखंड। इसमें आपको झारखंड की सारा कुछ पढ़ना होगा। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हो, वैसे ही आपको झारखंड का सब कुछ पढ़ना होगा। झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग, पॉपुलेशन सेंसस, हर कुछ। सो अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस है वो कैसे कंडक्ट करता है जेपीएससी। जेपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न, देखिए मेंस जो है एक सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, मतलब जिसे विस्तृत रूप में आपको लिखना होगा। तो जैसा कि देखो, जेपीएससी मेंस में 6 पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का होगा। कहने का मतलब सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जो 50-50 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। इंग्लिश का 50 नंबर का पेपर आएगा और हिंदी का 50 नंबर का पेपर आएगा। ये भी जो आपका एग्जाम है, ये भी जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पेपर 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब एवरीबॉडी सपोज टू जस्ट क्वालिफाई द पेपर। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसके मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि पेपर 1 जो जनरल इंग्लिश और हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है। 50 मार्क्स का हिंदी आएगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 3 घंटे का पेपर, लेकिन एक क्वालिफाइंग नेचर है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू बी चोजन फ्रॉम 15 लिस्टेड लैंग्वेज। जेपीएससी ने कुछ लैंग्वेज आपको दे दिया है, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा जिस पे आपको 150 मार्क्स के पेपर को लिखना है 3 घंटे में। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, नागपुरी है, खोटा है, बहुत सारी लैंग्वेज है। आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना, अपना पेपर बनाना है और उस पर आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा। इसके मार्क्स ऐड होंगे मेंस में। फिर पेपर 3 जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास एंड भूगोल, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा।
पेपर 4 जो है आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राजनीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एंड गुड रिफॉर्म्स, अच्छे सुधार। ये भी आपका 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का। पेपर 5 जो है आपका वो है इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इससे भी आपको 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर 6 जो है वो आपका जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे है, जो कि 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा और ये भी 3 घंटे का एग्जाम होगा। मतलब सब्जेक्टिव जो है उसमें टोटल 6 पेपर बच्चों आपको लिखने हैं। पेपर 1 जनरल इंग्लिश और हिंदी का होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जैसा कि आपने देख लिया, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। पेपर 2, 3, 4, 5, 6, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज लिटरेचर का। आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, उस पर आपको 3 घंटे का पेपर पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का। पेपर 3, 4, 5, 6 ये चारों पेपर इक्वल वेटेज के हैं, 200, 200, 200, 200 मार्क्स के हैं। 3-3 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 3 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है, पेपर 4 कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का है, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी सस्टेन डेवलपमेंट का है, पेपर 6 जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 के मार्क्स काउंट तो नहीं होंगे, तो बचा ये 5 पेपर, 150, 200, 200, 200, 200, टोटल 950 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम होगा, जिसके मार्क्स काउंटेड होंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए, उसी को मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट किया है कि 6 पहले तो 6 पेपर हैं, मेंस में मैंने बताया आपको, अभी सारे कंपलसरी पेपर हैं, कोई ऑप्शनल पेपर आपका जेपीएससी पीसीएस में नहीं है, आपको पता ही होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम 30 मार्क्स उसमें आपको लाना होगा। 100 मार्क्स के पेपर में, जैसे पेपर 1 जो आप देख रहे हो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का जो भी पेपर है, इसमें आपको 100 में 30 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद पेपर 2 लैंग्वेज लिटरेचर पेपर है, एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसा मैंने बताया। पेपर 3 सोशल साइंस, जिसमें कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ रहा है। पेपर 4 मैंने बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को डील करेगा। पेपर 5 इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डील करेगा। पेपर 6 जो है जनरल साइंस एनवायरनमेंट का, ये भी आपका टोटल जो है पेपर 150, 200, 200, 200, 200, 950 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्री कितने मार्क्स का था बच्चों? 400 मार्क्स का, 2 सेक्शन थे, GS1, GS2। मेंस जो है 6 पेपर होंगे, पहला क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बाकी चारों पेपर जो होगा, पहला 150 का, दूसरा 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200, टोटल 950 मार्क्स का मेंस हो गया आपका। अब आपका देखो पर्सनालिटी टेस्ट, 100 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो 950 मार्क्स का आपका मेंस रहा और 100 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब इस बार जो आप जो जेपीएससी का एग्जाम देने वाले हो, 1050 नंबर, 1050 मार्क्स का आप जेपीएससी का पूरा एग्जाम लिखने वाले हो, जिसके आधार पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और आप जेपीएससी में चयनित हुए या नहीं हुए, वेदर यू गॉट सेलेक्टेड और नॉट, डिसाइड होगा। तो ये रहा जेपीएससी का एग्जाम पैटर्न कि पहले प्री में 2 सेक्शन, GS1, GS2, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। अगर आपने प्री क्लियर किया तो यू विल बी गिवन ए चांस टू राइट मेंस। मेंस में देर आर 6 पेपर और पेपर आर कंपलसरी। पहला है जनरल इंग्लिश हिंदी, 100 मार्क्स का, उसमें आपको 30 लाना है क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर है। तीसरा हिस्ट्री ज्योग्राफी। चौथा आपका जो पेपर है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा पेपर आपका इकोनॉमी और छठा जो पेपर है साइंस टेक इन्वायरमेंट। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बस सेम चीज़ है, मैं जल्दी में बस बता दे रहा हूँ आपको। प्रीलिम्स का परीक्षा जैसा कि मैंने बता रखा है, सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। सामान्य अध्ययन 2 जो कि झारखंड विशेष पे होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। कुल अंक यहाँ 400 होगा। कुल अंक टोटल 400 का एग्जाम होगा। ये 2-2 घंटे का पेपर होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा। पेपर 1 आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, 100 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें न्यूनतम मार्क्स आपको 30 लाने होंगे। दूसरा पेपर है भाषा और साहित्य से। आपको कोई भी सूचीबद्ध भाषाओं में से एक भाषा चुननी होगी
और उसको चुनकर आपको 150 नंबर का ये पेपर होगा जिसे आपको लिखना होगा 3 घंटे में। ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। फिर पेपर थर्ड जो है वो है इतिहास और भूगोल। पेपर थर्ड जो है इतिहास भूगोल 200 मार्क्स का 3 घंटे डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर है। पेपर फोर जो है आपका भारतीय संविधान और राजनीति, लोक प्रशासन और अच्छे सुधार। अगेन ये 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। पेपर फाइव जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। और लास्ट पेपर जो आपका सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास, ये भी आपका 200 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है। तो जब आप ये सारे मार्क्स को जोड़ दोगे तो ये 950 आ जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल आपका होगा वो साक्षात्कार होगा। अगर आप प्री निकाल ले तो आपको मेंस लिखने का मौका मिला, मेंस निकाल लिए आपको इंटरव्यू का मौका मिला। ये जो साक्षात्कार होगा आपका, ये 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल 1050 मार्क्स का आप एग्जाम लिखने वाले हो। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार मिला के जो आपके मार्क्स काउंट होने वाले हैं 1050 पे आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि झारखंड का एग्ज़ाम 3 चरण में होता है, प्री, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। प्री मैंने बता ही दिया 2 पार्ट में होता है, GS1 GS2 400 मार्क्स का। मेंस मैंने बताया 6 पेपर होंगे 950 मार्क्स का। जो 100 मार्क्स का जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और आपका पर्सनालिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल 1050 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम होंगे। अब जो आपका प्री होगा बच्चों, उसका सिलेबस क्या है GS1 और GS2 का। तो ये जो आपका प्री है उसका सिलेबस आप देखो कि जो GS1 है उसमें आपके 15 क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चन जो होंगे, मैंने बोला था कि GS1 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो जो आपका पहला 15 क्वेश्चन होगा, JPSC में ये बात बड़ी अच्छी है कि इन्होंने बता रखा है कि भाई हम हिस्ट्री से 10 पूछेंगे, ज्योग्राफी से 15 पूछेंगे, उस तरह से, ताकि आप कम से कम जब पेपर पढ़ो तो आपको पता है कि हाँ से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। IAS के एग्जाम बहुत बार जब आप लिखने जाओगे ना, आपने पूरी ज्योग्राफी पढ़ रखी है, सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से भर भर के आए, आप एग्जाम निकाल नहीं पाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दे हैव मेंटेन ए परफेक्ट बैलेंस, ऑलमोस्ट ए बैलेंस, कि आपको पता है कि हमने अगर ये सेक्शन पे मेहनत करी है तो वी विल गेट सम क्वेश्चन। तो JPSC का ये अच्छा है, इन्होंने जो सिलेबस डिफाइन किया बड़ा ही अच्छे लहजे में डिफाइन किया है। तो जो पहला 15 क्वेश्चन होगा GS पेपर 1, ये GS पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ प्री में, प्रीलिम्स के लिए। पहला है 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट इंडिया से आएंगे जिसे प्राचीन भारत बोलते हैं, 5 क्वेश्चन मेडिवल इंडिया से आएंगे जिसे हम कि मध्यकालीन भारत बोलते हैं, और 5 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आएंगे जिसे हम आधुनिक भारत बोलते हैं। मतलब हिस्ट्री से यू आर गोइंग टू गेट 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। देन कमिंग टू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, उसमें जो पहला 3 क्वेश्चन होगा जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल से होगा, 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल से होगा, 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल से होगा, और 2 क्वेश्चन सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, मतलब सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल से 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 3 3 6 2 8 2 10 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से रहेंगे। फिर आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राजनीति और शासन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान से 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन और सुशासन से आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, मतलब विकेंद्रीकरण, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का, इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप पंचायत का सेक्शन पढ़ जाते हो तो आप श्योर हो सकते हो कि भाई 2 क्वेश्चन तो मेरे को आना ही आना है, हम करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी से भी आपका 10 क्वेश्चन है। फिर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक एंड सतत विकास, इससे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताएं क्या है, इससे 4 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद आप देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, मतलब सतत विकास और आर्थिक मुद्दे क्या हैं, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अगर आप इकोनॉमी का सेक्शन कवर करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चन, 15 इतिहास, 10 ज्योग्राफी, 10 पॉलिटी और 10 इकोनॉमी, मतलब 10 20 30 45 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस 4 सेक्शन से मिल गए। वैसे ही साइंस टेक का जब आप सेक्शन देखोगे, जनरल साइंस 6 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, कृषि
और प्रौद्योगिकी विकास से 6 क्वेश्चन है। वैसे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन आपको साइंस टेक से ही मिल जाएंगे। 15-15, 30-30, 60। अगर आप सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक को कवर करते हो तो 60 क्वेश्चन आप GS1 के बना सकते हो। अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आपको ध्यान से समझना है कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। बच्चों, जो प्री का जो GS2 पार्ट है ना, ये प्री का GS2 पार्ट है, ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो मतलब GS2 में 100 क्वेश्चन तो मुझे झारखंड स्पेसिफिक पूछे ही जा रहे हैं, जिसकी तैयारी हम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसकी तैयारी करते हो 10 क्वेश्चन और आपको GS1 में भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और ये झारखंड से ही पूछेंगे। मतलब आउट ऑफ 200 GS1 GS2 में 100 क्वेश्चन है, 200 में से 100 क्वेश्चन GS2 का तो आप झारखंड से प्रिपेयर किए ही हो, उसका 10 क्वेश्चन आपको GS1 में भी लिखने को मिलेगा। मतलब अगर आप सिर्फ झारखंड प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। यू सी, अगर तुम झारखंड की तैयारी अगर सिर्फ अच्छे से कर लिया ना, 75% चांस है कि तुम प्री क्लिक कर जाओगे। आउट ऑफ 200 110 क्वेश्चन तो आप झारखंड से प्रिपेयर किए हो। जनरल साइंस वाइंस के क्वेश्चन जो बच्चे थोड़े ठीक है ना, उनको लगभग पता होता है। मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने भी पढ़ रखे होंगे। मतलब 10-20 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे रहते ही हैं जो सभी को आते हैं, बिना पढ़े भी आते हैं। तो अगर आप झारखंड प्रिपेयर कर लिए ना, तो 110 और 20 130 क्वेश्चन तो तुम्हारे अटेम्प्ट में ऐसे भी रहेगा। बाकी अगर तुम कुछ नहीं भी जानते हो तब भी। फिर आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरह से ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट्स अवार्ड, यूनाइटेड नेशन, अदर इंटरनेशनल एजेंसी, जैसे जो बड़ी एजेंसी हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे काम करती है, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन को समाइज करने के लिए हो, तो इन सब को मिलाकर GS1 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो स्पेसिफिक झारखंड के भी होंगे। तो ये GS1 का सिलेबस रहा, जिसमें हमें जिसमें हमें इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का राजनीति और संविधान, इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, झारखंड के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ ह्यूमन राइट्स से, कुछ पॉवर्टी से, कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से, कुछ साइंस टेक से, मिला जुला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये रहा हमारा पेपर 2 एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी स्टेट का PCS का तैयारी कर रहे होते हो ना, तो उस स्टेट की पूरी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम में एक अलग एज देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो GS2 का पेपर है, उसमें सबसे पहले जो है 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री ऑफ झारखंड से आएंगे, जिसमें कि आपको मुंडा गवर्नेंस सिस्टम है, नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम है, परहा गवर्नेंस सिस्टम है, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोलको सौरव, कास्ट पंचायत सिस्टम। इससे आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर झारखंड के मूवमेंट, इसमें भी आपके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। देखो, ये वो आपका मेन टॉपिक हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ये सब टॉपिक रहा है। मुंडा गवर्नेंस अगर आपने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। नागवंशी आपने जैसे ही पढ़ा, गवर्नेंस सिस्टम आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया। उसी तरह से झारखंड मूवमेंट, ये आपका टॉपिक हुआ। सब टॉपिक हो आपके हो गए सदर्न, ट्राइब्स ऑफ झारखंड, फ्रीडम ऑफ झारखंड, इमिनेंट पर्सन ऑफ झारखंड और झारखंड मूवमेंट्स एंड स्टेट फॉर्मेशन। मतलब झारखंड के सदर्न अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। अगर आप झारखंड के जितने भी ट्राइब्स है, टाइप्स से मुझे याद आया लेटेस्ट 32वां जो टाइप्स है कोल टाइप्स को ऐड किया गया है 32nd में। और असुर जो ट्राइब है सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का, ये आप याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जब आप फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ झारखंड देख लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाता है। फिर इमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ झारखंड, झारखंड में विभूतियाँ कौन कौन से हुए, अच्छे पर्सनालिटीज कौन कौन से हुए, आप जैसे इसको पढ़ ले तो एक क्वेश्चन रेडी है। इतना क्लियर कट डिफाइंड सिलेबस आपको जल्दी किसी स्टेट PCS और IAS में नहीं दिया जाता है। तो JPSC ने कम से कम इस मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है कि दे हैव ए वेल डिफाइंड सिलेबस, कि भाई ये पढ़ो, हम इससे क्वेश्चन देने ही वाले हैं। तो आपको कम से कम पता तो रहेगा कि 200 मार्क्स के प्रिपरेशन में हमने 180 मार्क्स का पढ़ाई की है, तो हम 180 नंबर का क्वेश्चन तो कम से कम बनाएंगे। वरना बहुत सारे ऐसे PCS के एग्जाम है जहाँ वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, आप पढ़ के गए हो 200 मार्क्स का, 60 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ है। ऐसा झारखंड के साथ नहीं है। इसीलिए हम जब पढ़ाएंगे तो मेरा भी सिस्टमेटिक अप्रोच यही होगा कि पहले मैं मुंडा पढ़ाऊँ ताकि आपका एक क्वेश्चन फिक्स करूँ, फिर मैं नागवंशी में जो है एक क्वेश्चन और फिक्स करूँ। बीट बाय बीट वी विल प्रोसीड एंड वी विल कैप्चर एंड देन वी विल क्रैक JPSC। आप बस पेशेंसफुल देखते जाओ।
तो जीएस पेपर 2 में हमने बात करी थी हिस्ट्री ऑफ झारखंड से 8 क्वेश्चन है, झारखंड मूवमेंट से 7 क्वेश्चन है, उसे झारखंड स्पेशल आइडेंटिटी से आपके 5 क्वेश्चन है, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, ट्राइबल कल्चर, ये सबको मिला के आपके 5 क्वेश्चन है। फिर आप देखो झारखंड लिटरेचर से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट झारखंड में कौन कौन शैक्षिक संस्थान है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो भी हैं। फिर स्पोर्ट्स इन झारखंड, इससे भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। झारखंड हैंड रिलेटेड लॉ, जैसे देखो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, अदर स्टेट रिलेटेड लॉ है। देखो एसपीटी और सीएनटी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसके बारे में स्पेशल बात करने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपके 12 क्वेश्चन है। उसके बाद हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, 1947 के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ, जो भी आर्थिक विकास हुआ झारखंड को, उसके बारे में पढ़ना है। झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी क्या क्या सरकार ने बना के रखी है, उसके बारे में पढ़ना है। झारखंड में मेन इंडस्ट्रीज किस किस चीज़ के हैं और किस किस जगह पे वो डेवलपमेंट हुआ, क्यों हुआ। जैसे हजारीबाग है तो वो किसी पर्टिकुलर ओर को कंटेन करके रखा है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप के इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं। बोकारो है, टाटा है, धनबाद कोल से भरा हुआ है, तो वहाँ कोल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें ये सब देखना होगा। फिर मेन स्कीम ऑफ झारखंड एंड सब प्लान से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से कुछ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इन्वायरमेंटल चेंज एंड इट्स मिटिगेशन एडेप्टेशन से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ भी दोनों जगह आपको इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड से आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे और बाकी मिसलेनियस जो करंट अफेयर झारखंड में जो डे टू डे डेवलपमेंट होंगे, सरकार की कुछ साल भर जो पॉलिसीज़ बनेंगे या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जो कि मैंने बोला है कि मैं डिस्कस करूँगा वीकली या 15 दिन में, उससे भी आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपका पेपर 2 रहा जो कि झारखंड स्पेसिफिक था, और ये पेपर 1 रहा जो इंडिया के अकॉर्डिंगली हमको स्पेसिफिक पढ़ना है। तो बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि झारखंड को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, 110 क्वेश्चन हमको टैकल करना है। यू सी 200 में अगर 110 क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाए ना, तो एग्ज़ाम समझ रहे हो तुम कितना हो गया, लगभग 60% एग्जाम की तैयारी हो गई। उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। हम लोग एक टॉपिक वाइज, एक तरफ से मैं झारखंड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, एक तरफ से मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को स्टार्ट करूंगा, और हम बीट बाय बीट कवर करेंगे। अगर मैं एंसेंट कवर करूंगा तो फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी में हम लोग वैसे ही पढ़ने वाले हैं। तो ये झारखंड का आपका सिलेबस रहा, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर अब हम बात करने वाले हैं जेपीएससी फाइनल कट ऑफ। 2016 में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो फाइनल रिजल्ट था कुछ दिन पहले ही आया था। उसमें जो आपका ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, ये एग्ज़ाम में अनरिजर्व्ड के लिए 600 कट ऑफ था। ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ मतलब इसके बाद मान लिया गया कि हाँ आप जेपीएससी क्वालिफाई कर लिए हो। ईबीसी के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए 594 कट ऑफ था, बीसी के लिए 621 था, एससी के लिए 538 था और एसटी के लिए 524 था। मतलब आप देखो कि सपोज मान के चलो 1100 मार्क्स का एग्जाम अगर हुआ होगा और 600 अनरिजर्व के लिए, मैं सबसे हाई कट ऑफ लेता हूँ या 621 लेता हूँ, कट ऑफ अगर लिया गया, अराउंड 55 to 60% के बीच का ये मार्क्स है। एक बात आप याद रखो, इंडिया में जितना भी बड़ा कंपटीशन हो, चाहे वो आईएएस हो, आईईएस हो, स्टेट सिविल सर्विस हो, सब में जो एग्ज़ाम का जो फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स होता है ना, जो कट ऑफ मार्क्स हो, लगभग 50 से 60% के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है। 65 बोल लो। अगर तुम उस पूरे एग्ज़ाम का इतना से इतना परसेंट के बीच में मार्क्स लाने का प्रिपरेशन कर चुके हो ना, तो तुम क्वालिफाई कर लोगे। अब देखो अगर 600 पे अनरिजर्व को सिलेक्शन मिला है, एक सीट मिला है जेपीएससी में, और 1150 मार्क्स का, जहाँ तक मुझे याद है 1150 मार्क्स का हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप देखो ना जी कितना परसेंट हुआ, 55% के आसपास हो रहा होगा। तो मतलब अगर तुम 50 to 60% मार्क्स ले आते हो, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन कम से कम 80 से 90% की होनी चाहिए। देखो किसी भी जेपीएससी यूपीएससी से बड़े एग्जाम का ना पूरे सिलेबस को कवर कर पाना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ तुम कवर करने की कोशिश करो जितना कर सकते हो, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना होता है। अगर हमने इतना पढ़ लिया और रिवीजन इतना से किया, तो आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। हमें इतना ही पढ़ना है प्रिसाइज तौर पे, इतना ही रिवाइज करना है।
हम 80% की पढ़ाई करेंगे और 60% लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 95% पढ़ लिया और हमसे 30% मार्क्स भी सिक्योर नहीं हुआ। हम जो भी पढ़ेंगे एक गट फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, एक अच्छे से माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम हम निकाल सके। तो कोई भी बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको 50 से 60% मार्क्स ही चाहिए होते हैं। आप देख लो, अगर आप इतना ला सकते हो देन यू आर इन टू रेस, यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। हमने देख लिया कि जेपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अब हम बात करेंगे कि जेपीएससी के लिए कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या बेस्ट रिसोर्स होना चाहिए जिससे हम पढ़कर कुछ अच्छा, हमारी तैयारी अच्छी हो सके, ताकि हम जेपीएससी को आसानी से क्रैक कर सके। देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राल्फ वाल्डो का एक वर्ड था, एक सेंटेंस था कि गुड रीडर मेक्स ए गुड बुक। देखिए, पढ़ने वालों के लिए कोई बुक खराब नहीं होता है। और बिलीव मी, जब मैं बोलता हूँ कि मैं बुक का रिव्यू बताऊँगा, तो किसी बुक की कमियाँ बताना आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आपको नहीं पता एक ऑथर को एक बुक लिखने में, एक राइटर को एक बुक लिखने में कितना जान लगाना पड़ता है। आई होप आप लोगों ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नाम सुना होगा। उसके राइटर ने उस बुक को लिखने के लिए 16 साल लगा दिए। आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी किताब है कोडेक्स रजिस्टर, जिसे लियोनार्डो डा विंसी ने लिखा था और जिसे बिल गेट्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। आप समझ पा रहे हो कि क्या कीमत बिल गेट्स ने दी उस एक किताब की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बुक है, लॉ के ऊपर लिखी गई है, उसको ह्यूमन स्किन से बाइंड किया हुआ किताब हो। मतलब एक ऑथर, लिखने वाले ने दिल जान लगा दी है, क्या क्या लिखा उन्होंने और कितनी मेहनत करके तब वो एक बुक बनाते हैं। तो आई डोंट थिंक ये जस्टिफाई होगा कि हम किसी बुक की कमियां देखें। मैं आपको बुक्स के वो पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। हम उस बारे में बात करें कि हाँ, ये बुक किस पॉइंट, मतलब किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छी है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि जब आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक जिसने मेरी मदद की एग्ज़ाम को निकालने में, आपकी कौन सी बुक कितनी मदद कर सकता है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। हाँ, मैं उससे पहले एक बात बताना चाह रहा था कि मैं जब दिल्ली गया ना तैयारी करने के लिए करोल बाग, मुझे वहाँ 3 प्रकार के लोग मिले। यह बात आप समझ लो, फिर आप समझ लोगे कि एक अच्छा रिसोर्स क्यों जरूरी होता है। सपोज एक व्यक्ति है ए, एक है बी और एक है सी। देखो, ए जो है ना वो मस्त मौला व्यक्ति है, वो IAS स्टेट किसी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचा। इसको कुछ खास रिसोर्स से मतलब है नहीं। इसने टॉपिक सुना, ये गूगल पे जाएगा, विकिपीडिया खोलेगा, कोई भी मैगजीन प्रीफर कर लेगा, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लेगा। ये इसको बस पढ़ने से मतलब है। अब वो कंटेंट कितना इसको फ़ायदा दे रहा है, वो कंटेंट सही में कितना रिलेवेंट है टॉपिक वाइज, इसको इससे मतलब नहीं है। इसकी पूरी स्टडी जो है ना हैप्पीजार्ड वे में होती है, लाइक रोलर कोस्टर। कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ रहा है अगर तुम एग्जाम में बोलो रिवाइज करने के लिए, तो उसके पास उसको पता ही नहीं है मैंने पढ़ तो रखा है लेकिन कहाँ से पढ़ा है। क्योंकि जब आप कहीं एक जगह से नहीं पढ़ते हो ना, और अगर आप में टेंडेंसी नहीं है कि आप उसको सेग्रीगेट करके अच्छे से नोट्स बना सको, तो एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा आपको बी। ये बंदा शुरू से कंफ्यूज रहता है, ये शहर तो पहुंच गया। अब बेस्ट रिसोर्स का ड्रामा इसका इतना लंबा चलता है ना कि इसने सुना कि अगर विजन के नोट्स अच्छे हैं तो इसने विजन के नोट्स खरीद लिए। श्रीराम का ये अच्छा है तो श्रीराम का वो खरीद लिए। दृष्टि अच्छा है, दृष्टि खरीद ली। कि अपने पास ना बुकों का पूरा गत्था बना के रखता है, ये पाइलिंग करके रखेगा बुक्स की। ये इतना ना बंच क्रिएट कर देगा कि ये उस प्रेशर में पढ़ ही नहीं पाता है। और एक बंदा मिलेगा आपको सी, जो पहले समझेगा कि रिसोर्सेस कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है, आपको एग्जाम में उसको लिखना भी है। मतलब हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं हमको उसको निश्चित टाइम फ्रेम में रिवाइज भी कर लेना है। ये क्या करेगा कि ये जैसे एक ही बुक पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ी इसने एम लक्ष्मीकांत से पढ़ी, तो वो उसी बुक पे स्टिक करके रखा हुआ है कि मुझे यही पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ी, हो सकता है रमेश सिंह से पढ़ ले, नितिन सिंघानिया से पढ़ ले। ये अपने पास रिसोर्सेज कम रखेगा, लेकिन जितना भी रखेगा वो प्रिसाइज नोट्स रखेगा। इसने 100 बुक्स रखे हैं,
इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, कोई बुक है, कोई मैगजीन है, कोई क्या है, और इसने 10 ही रखा है हर टॉपिक के लिए एक। आप देखना जब एग्जाम के प्रिपरेशन में जाओगे तो द थर्ड वन, द सी, ही हैज़ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्रैक द एग्जाम। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रिवाइज करना। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क सो दैट यू कैन राइट वेल इन द एग्जाम। आइए हम बात करते हैं बुक रिव्यू पे कि कौन कौन से बुक आपको जेपीएससी के एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगे और आपके एग्ज़ाम निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बेस्ट बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस जेपीएससी, मैंने कुछ लिस्ट आपके लिए चुना है। ये वो सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बुक भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। सो आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जब आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो ना, एक चीज़ तो दिमाग में रख लो कि झारखंड की हिस्ट्री लूसेंट में बेस्ट दी हुई है। झारखंड की हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट के अलावा आई डोंट थिंक कि किसी ने इतना अच्छा लिखा है। सो यू हैव टू गो विथ लूसेंट। अब आते हैं, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट है उसके। एंशिएंट मेडिवल आई थिंक एनसीईआरटी पहले आप पढ़ लो 11th की। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी 12th को प्रेफर करो, और चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो आई थिंक स्पेक्ट्रम या राजीव अहिर की कोई भी किताब आप ले लो, दोनों में से। ये दोनों आपके मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लेंगे। और 11th 12th का जब आप एनसीईआरटी देख लोगे तो आई होप कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। इसके बाद कोई भी आप बुक को प्रेफर करो, कोई भी हिस्ट्री के लिए वो आपको काम कर जाएगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई थिंक स्पेक्ट्रम या राजीव अहिर पे ही आप जाओ तो अच्छा रहेगा। और झारखंड की हिस्ट्री के लिए लूसेंट। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी देखो, फिजिकल ज्योग्राफी आप जीसी लियोंग से कवर करो, बहुत अच्छा दिया हुआ है। बाकी 6 से 12 तक का आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ, आपको बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट आई थिंक कि मिल जाएगा। आप कम से कम एग्जाम के पेपर को आराम से लिख पाओगे। वर्ल्ड एटलस के लिए ओरिएंटल ब्लैक स्वान की आती है। और झारखंड पर हम स्पेसिफिक बात करेंगे, अभी मैंने सिर्फ हिस्ट्री पे बात करी है कि झारखंड हिस्ट्री आप लूसेंट से पढ़ोगे। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आई थिंक द बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट इज एम लक्ष्मीकांत। बुक देखने में थोड़ी आपको मोटी लग सकती है, पर बुक इतने अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना। अब बिलीव मी, एवरी क्वेश्चन दैट कम्स इन जेपीएससी यूपीएससी दैट विल कम फ्रॉम लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो, आपकी पॉलिटी समझो मक्खन के जैसे कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, जिनको पॉलिटी मान लो जिनका पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो, 0 से स्टार्ट करना है, तो आई विल प्रिफर कि भाई बच्चे वो पहले एनसीईआरटी 9 to 12 वाली पढ़ जाए, फिर लक्ष्मीकांत पे आप जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप देखो, नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी है। रमेश सिंह की भी किताब लोग बोलते हैं अच्छी, मैंने उसे पढ़ी नहीं है, लेकिन नितिन सिंघानिया मैंने पढ़ी है। या फिर आप दृष्टि के नोट्स को भी रेफर कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक्स में दृष्टि के नोट्स अच्छे होते हैं। वैसे मैं आपको जो इकोनॉमिक्स का नोट्स दूंगा वो भी सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ थोड़ा मिक्स करके बनाया है आपके लिए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं जाना पड़े, पर फिर भी मेरे नोट्स के अलावा भी अगर आपको रेफरेंस चाहिए, आपको थोड़ा और कंसेप्ट बिल्ड करना है, आई थिंक नितिन सिंघानिया दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर इकोनॉमिक्स। हाँ, उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे को भी देखना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप पुष्पेश पंत की बुक देख लो, ये बुक काफ़ी अच्छी है, काम कर जाएगा। साइंस टेक मैं तो बोलूँगा कि देखो, इसकी प्रिपरेशन जो आप साइंस टेक की प्रिपरेशन है ना, वो आप डेली करो। कहने का मतलब करंट न्यूज़ में जो भी आते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, या किसी एक मैगजीन को फॉलो करो। जैसे आप देखो, दिल्ली में जितने बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, चाहे दृष्टि हुआ, विजन हुआ, सीराम हुआ, बाजीराव हुआ, सब मंथली कंपाइलेशन या वीकली कंपाइलेशन निकालते रहते हैं। आप उसको अगर देखोगे या उनके मंथली मैगजीन्स को भी देखोगे, तो आई थिंक ये साइंस टेक वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए मैंने देखा शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं। आई थिंक ये जो है आपको इन्वायरमेंट की पूरी तैयारी करा देगा। तो मेरा कहने का मतलब देखो, मैंने ये जो चीज़ आपको बताया ना, ये सिर्फ इसलिए बताया कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर चला जाए कि यार मुझे बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री 9 to 12 पढ़ लेते हो और साथ में स्पेक्ट्रम की एक मॉडर्न हिस्ट्री किताब पढ़ लेते हो, आई थिंक हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। उससे ज्योग्राफी में जीसी लियोंग फिजिकल के लिए देख लो। बाकी आप अगर ना 6 to 12 की ज्योग्राफी भी देख लेते हो तो बहुत सारे टर्म्स से आप एक्वेंटेड हो जाओगे। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, वन सॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह। वैसे ही इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का नोट्स देख लो। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पुष्पेश पंत की किताब है। और साइंस टेक आप डेली वाइज करंट
अफेयर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इससे नोट्स कलेक्ट करो। और अगर कोई आपका करंट में पार्ट छूट रहा है तो आप देखो कि जितने बड़े कोचिंग है, मैंने पहले ही बोला है, उन लोग सब मंथली या वीकली कंपाइलेशन के नोट्स निकालते रहते हैं, या उनका मैगजीन आता है। आप किसी एक को फॉलो करो, किसी एक को। अगर आप दृष्टि को कर रहे हो, दृष्टि करो, विज़न करो, विज़न करो, ठीक है। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते जाएंगे, जो न्यूज़ में होंगे, हम उनको डिस्कशन करेंगे वीकली। 15 दिन में हम एक बार सारे टॉपिक्स को लेके, वो जो वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा शूट में जाएगा। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम जो 15 दिन या एक मंथ में जो भी पूरी दुनिया में जो भी मेन न्यूज़ है या जो उस तरह घटनाएं घटी हैं हम आपको दे पाएँ, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे झारखंड स्पेसिफिक कि जेपीएससी या जेएसएससी, जिसमें आपको झारखंड का नॉलेज, झारखंड का स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको जानना होगा झारखंड के बारे में सब कुछ। उसके लिए मार्केट में कौन कौन से बुक अवेलेबल है और कौन सा बुक आपको कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो ये जो पहली किताब आप देख रहे होंगे, एक डॉक्टर मनीष रंजन ने लिखी है। ये जो पहली किताब आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर मनीष रंजन ने लिखी है। ये प्रभात पब्लिकेशन की किताब है बच्चों, और इसकी कीमत 525 रुपीज़ है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। जो इंग्लिश में है उसी का हिंदी रूपांतरण है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसेंशियल बुक फॉर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, जेसीआरसी और भी झारखंड के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। मनीष रंजन 2002 बैच के आईएएस हैं। ये बिहार के लिए भी किताब इन्होंने लिखी है। मनीष रंजन किताब जो है ना, मैंने इसको देखी, इसके कंटेंट आप देख सकते हो। इसके कंटेंट जैसे हिस्ट्री ऑफ झारखंड दिया हुआ जो आपके सिलेबस में है, झारखंड मूवमेंट जो आपके सिलेबस में है। एक्चुअली ये बुक भी जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा झारखंड के सिलेबस को लेके ही डिज़ाइन है। जैसे ऐसे झारखंड का सिलेबस है जेपीएससी का, जो पेपर 2 के लिए आपका, और झारखंड के सिलेबस के साथ ही डिज़ाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ वो किताब। ये बुक जो है आपको देखिए, यही है मनीष रंजन किताब, ठीक है। आप देख सकते हो कैसा लिखा हुआ है। मैं चाह रहा था एक बार आप बुक देख ले, क्योंकि मैंने तो लगभग सारी की सारी बुक्स खरीद कर रखी हुई है। ये देखो, इसका कंटेंट जो है बच्चों इस तरह का है। देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसका नेक्स्ट पेज देखो आप। देखो बुक की थिकनेस ये है। इस बुक को मैंने देखा, नो डाउट जेपीएससी के लिए बहुत अच्छी किताब है। खासकर इसमें एसपीटी और सीएनटी एक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। मैंने उधर क्या बताया आपको कि झारखंड हिस्ट्री आपको लुसेंट से पढ़नी है। हिस्ट्री इसमें भी खराब नहीं दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक लुसेंट ने अच्छा लिखा है, तो आप लुसेंट से झारखंड हिस्ट्री पढ़ लो। ये बुक एसपीटी सीएनटी एक्ट के लिए बहुत अच्छी है। बाकी आई ऑल्सो थिंक कि इसमें ज्योग्राफी इकोनॉमी का पोर्शन में उन्होंने अच्छे से कवर करा है। पहले मुझे एक सारे बुक पे आने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा किस बुक को फिर कहाँ से देखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है, ये देखो जो दूसरी बुक है, सेम ये जो बुक है वो मनीष रंजन के द्वारा लिखी हुई है। हिंदी मीडियम की बुक है, सेम पब्लिकेशन है, प्रभात पब्लिकेशन किताब है। और जो बुक है उसकी कीमत 495 रुपीज़ है। इसकी विषय सूची आप देख पा रहे हो, झारखंड का इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक, झारखंड के प्रमुख विद्रोह आंदोलन, विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान। अभी जितनी भी मार्केट बुक्स अवेलेबल है ना, उस सब की सब झारखंड के सिलेबस पर डिज़ाइन है, क्योंकि झारखंड ने बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया है, वेल डिफाइंड करके। ये देखो, ये किताब है, ये मनीष रंजन किताब है, हिंदी मीडियम वाली। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 495 रुपीज़ की है, मनीष रंजन के द्वारा लिखी गई है। इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप देखो, दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम किताब मैं आपको दोनों साथ में दिखा रहा हूँ। दिस वन रिटेन इन इंग्लिश, हिंदी, दोनों बुक झारखंड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैंने पहले ही बोला है कि एसपीटी सीएनटी दोनों बहुत अच्छे से कवर करा है।
बहुत अच्छे से कवर करा है। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारी तीसरी पुस्तक है, ये देखो, ये जो बुक है इसके बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रयोजन पब्लिकेशन की किताब है, जिसका नाम है झारखंड पैलोथ्रा ऑफ नॉलेज। मुझे नहीं लगता, बहुत साल पहले की बुक नहीं है। इस बुक की कीमत 410 रुपीज़ है। इसका नया एडिशन भी जो आया है वो शायद ब्लू कलर का है। इस बुक और मनीष सेन की बुक में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बता रहा हूँ। पहले से कंटेंट देख लो, आप पहले इस बुक को ही देख लो। देखो, जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द बुक। अभी शायद जो नया एडिशन आया है ब्लू कलर का है, आप देख लेना। लेट्स सी, देखो पहले इंडेक्स देख लो। और ये रहा इसका डिटेल इंडेक्स, जिसमें जैसे झारखंड एट ए ग्लांस, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ झारखंड, सदर्न ऑफ झारखंड, ट्राइबल रिवोल्ट, फ्रीडम फाइटर, फेमस पर्सनालिटी ऑफ झारखंड। मतलब जैसे जैसे सिलेबस झारखंड का है इसने भी वैसे ही लिखा है। लेकिन मनीष सेन की बुक और इस बुक में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप देखो, इसने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ज़्यादा। मनीष सेन की किताब जो है ना, थोड़ा इतिहास जैसी लिखी हुई है। इसने देखो पॉइंट पॉइंट, बिंदु बिंदु बना के, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे आप यही देखो, अगर इसने पॉइंट्स लिखे हैं तो कितने ब्लैक ब्लैक पॉइंट्स से डॉट देके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। मुझे हमेशा वो बुक अच्छी लगती है जिसमें पॉइंट वाइज नोट लिखा होता है, ताकि पढ़ने में भी आसान होता है और चीज़ें याद भी रह जाती है। इसके अलावा इसका जो लेटेस्ट एडिशन है ना, मैंने देखा है इस बुक में इसने देखो क्या क्या कवर करा है। हमको लगता है इसने पहले झारखंड इकोनॉमिक सर्वे कवर करा है, झारखंड का बजट कवर करा है, फिर जो नया फॉरेस्ट का सर्वे एक्ट है उसको भी इसने कवर करा है, लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस को भी इसने कवर किया है। और बुक के लास्ट में आप देखना है कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये देखो आप, ये देखो, ये जो बुक क्वेश्चंस हैं, इसने काफ़ी क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। मैंने बनाया है सब, इसलिए इसमें टिक आउट होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसने लास्ट में क्या किया है कि जो भी पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, उनको एक जगह पाइल अप करके इसने दे दिया है, ठीक है। सो आई थिंक ये अच्छी किताब है। इसमें देखो इन्होंने मैप्स का भी यूज करा है काफ़ी, ठीक है, और जगह जगह पे इन्होंने नोटेशन मैप्स को अच्छे से यूज किया है, टेबल्स को भी यूज करके इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को समराइज़ किया है। तो आई थिंक पैलोथ्रा अच्छी किताब है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बुक कौन सी है हमारी। अब देखो, क्राउन पब्लिकेशन की किताब, एक क्राउन पब्लिकेशन की किताब है जो झारखंड के लिए जो बेसिक के लिए भी आती है। ये भी बुक जो है, ये भी हिंदी मीडियम, ये भी बुक जो है ये दोनों मीडियम में आती है, हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। ये जो क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, मुझे कहीं ना कहीं मनीष रंजन से ये किताब थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि देखो आई थिंक क्राउन ने भी ना सब कुछ कवर करा है, और थोड़ा सा इसके लिखने का जो शैली है वो मैं मानता हूँ कि शायद मनीष रंजन से अच्छी है, जो मुझे पढ़ने में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लगा इस बुक को। इसके कंटेंट को आप देख सकते हो, मैं आपको बुक दिखाता हूँ पहले। ये देखो, दिस इज द बुक, क्राउन पब्लिकेशन की किताब है। इसके कंटेंट देखो आप, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंशिएंट पीरियड, मुगल पीरियड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड में, फ्रीडम मूवमेंट, ट्राइबल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका भी जो पूरा का पूरा सिलेबस कंटेंट जो है वो सिलेबस के आधार पर बना हुआ है। इसने भी एसपीटी सीएनटी को अच्छे से कवर कराया है। आई थिंक ज्योग्राफी इकोनॉमी का पोर्शन इसका बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए। और हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद इसने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो आई थिंक आपको प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। जैसे देखिए आपका, जैसे ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो ये क्वेश्चन चालू हो गए, जैसे पहला टॉपिक इसका ख़त्म हुआ तो क्वेश्चंस आ गए। तो आप जब कोई टॉपिक कंप्लीट करोगे, जैसे ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ठीक है, जैसे आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। उस स्थिति में क्या होती है कि आपने पढ़ा और आपने क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करा, तो आपको पता चलता है कि हाँ मुझे कितना फैक्ट याद रह गया है। तो क्राउन की ये बुक भी अच्छी बुक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बुक को। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी पढ़ने में। इसके बाद और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं। ये देखिए बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए है उड़ान। इस बुक को इंग्लिश में अभी तक ये बुक नहीं आई है। ये देखिए ये जो उड़ान है ये आपका हिंदी के बच्चों के लिए आई थिंक बहुत अच्छी किताब है। उड़ान की जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, इसने हर कुछ एक पॉइंट के रूप में समराइज कर दिया है। जब आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें लगभग एक बार में ही याद हो जाती है। तो हिंदी मीडियम जो बच्चे हिंदी किताब चाह रहे थे उनके लिए आई थिंक उड़ान इज़ द बेस्ट बुक। दिस इज माई पर्सनल व्यू। उड़ान हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसकी जो लेखन शैली है मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। इसने जो भी दिया है टू द पॉइंट दिया है। जैसे आप इसके देख सकते हो, इसका भी जो कंटेंट है, झारखंड एक अवलोकन, झारखंड का इतिहास, झारखंड की विभिन्न व्यवस्थाएं, मुंडा शासन, नागवंशी पाड़ा, इसने सब कुछ को टू द पॉइंट समराइज़ किया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी किताब है। और अगर कुछ छूट जाता है ना थोड़ा बहुत, तो आप मनीष रंजन का जो हिंदी मीडियम का बुक है उसको देख लेना, उससे कवर हो जाएगा आपका। अच्छा, इस बुक की कीमत मैं आपको बता दूँ, ये 485 रुपीज़ की बुक है। ठीक है, ये उड़ान पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, झारखंड सार संग्रह ये किताब है। इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक्चुअल बुक है। इसका थिकनेस आप देख लो। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल बुक। अब देखो, कहीं भी देखो, मैंने ऐसे ही रैंडमली पेज खोला, देखो कैसे पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एरो एरो करके, देख रहे हो? देखो देखो यहाँ भी। मुझे हमेशा से ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है। मैं भी जो अपने नोट्स बनाता हूँ ना, तो टू द पॉइंट एरो मार्क्स करके, जो आप पूरे कॉपी को पढ़ोगे ना, आप उसमें 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और हर एक पॉइंट जो होगा ना, जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो उसका एक क्वेश्चन होता है। पता चला मैंने इस बुक को ख़त्म करा, 6000 पॉइंट्स मेरे दिमाग में है, जो ऑब्जेक्टिव के तौर पे एग्ज़ाम में किसी भी दौर टकरा जाएंगे। तो यही उसकी बुक है। 485 रुपीज़ कॉस्ट है। हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। वैसे ही बच्चों हम देखते हैं। अच्छा, ये देखो स्पर्धा पब्लिकेशन की किताब आती है। मेरा एक जूनियर था, उसने मुझे बताया था कि बहुत सारे बच्चे जीपीएससी पीटी में इसको यूज़ करते हैं। इसका 2 पार्ट आता है। देखो, एक ये प्रथम पार्ट है शायद, और ये द्वितीय पार्ट है, द्वितीय प्रश्न पत्र। ये झारखंड पे विशेष दिया हुआ है, झारखंड के बारे में स्पेशली इसने बता के रखा है। और ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ये फर्स्ट पार्ट है। पहले इसको आप देखो, इसने क्या कर रखा है, समसामयिक सामान्य अध्ययन, ठीक है, खेलकूद, पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामान्य अध्ययन में देखो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, पर्यावरण, संविधान, राजस्व, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत की कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, इसके अलावा जनरल साइंस। तो इसने ना, जैसे जो हमारा पेपर 1 है जेपीएससी का, GS1 का, उसके हिसाब से इस बुक को लिखने की कोशिश करिए। देखो इस बुक में, पहले एक चीज़ और देख लो आप, और ये जो इसकी दूसरी बुक आती है, जो जेपीएससी के लिए PT1 पेपर 1 पेपर 2 करके आती है, द्वितीय में इसने झारखंड का, देखो झारखंड का इतिहास, आंदोलन, विशिष्ट पहचान, लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दार्शनिक स्थल, आदिवासी, झारखंड का साहित्य, साहित्यकार, इसने भी झारखंड का सिलेबस के हिसाब से देने की कोशिश किया है। देखो बुक्स अच्छी है। मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था ना जेपीएससी को देखना, तो मैंने पहले मेरे हाथ में यही किताब टकराई थी। लेकिन मेरा मानना है कि देखो, आपको जेपीएससी में मेंस भी तो लिखना है। अब मेंस आप कब लिख पाओगे, जब आपका एक अच्छा सोचने का शैली में आपकी बदलाव होगी। आप किसी चीज़ को पढ़ के समझ के तब आपको मेंस का आंसर राइटिंग करना होता है। आपको एक समझ विकसित करनी होती है। इस बुक को पढ़ने से मुझे लगता है पीटी में तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस में कहीं ना कहीं आप फंसोगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल राय है। सो पीटी के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए मैंने जो किताबें बताई हैं आपको वहाँ तक जाना ही होगा, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग आपसे कुछ चाहता है, आपका निचोड़ चाहता है, आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो आई थिंक पीटी के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो। वैसे देखो बुक्स बहुत सारे आते हैं, कुछ बुक्स शिवांग पब्लिकेशन का भी आता है, और
अब हम बात करेंगे, अच्छा वो दोनों बुक देख लो आप, स्पर्धा की जो किताब मैंने बात करी थी, ये स्पर्धा की बुक है, पेपर 1, पेपर 2। इस बुक की जो कीमत है, आई थिंक इसका प्राइस कितना है, ये 275 रुपीज़ की बुक है, और इसकी जो कीमत है वो है, ये भी 275 की बुक है, शायद 10-15% डिस्काउंट भी करते हैं वो लोग, ठीक है। थिकनेस देख लो बुक की आप, पीटी के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए आई थिंक आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जाएगा, तो बेहतर है वही पढ़ो जिससे दोनों काम आ जाए, ठीक है। हाँ, आपके पास समय कम है, देन यू कैन रेफर दिस बुक। अब हम जो बात करेंगे वो हमारे आखिरी बुक की बात करने वाले हैं, इस बुक की बात करने वाले हैं। मनीष रंजन की जो किताब मैंने आपको बताई थी, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का है, इस बुक की मैंने अभी बात करी आपसे। ये जो ऑब्जेक्टिव मनीष रंजन के द्वारा निकाला गया, ये भी प्रभात पब्लिकेशन का है, ये बुक भी प्रभात पब्लिकेशन का था। इसमें आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो, एक एक टॉपिक वाइज इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, मोर देन 7,000 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो ये जेपीएससी के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। देखो यार, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आज बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब आप इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश वाली यूनिवर्सिटी की बुक है, हिंदी वालों के लिए हिंदी के लिए है। आप जिस भी मीडियम में पढ़ाई करते हो, बुक्स पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव मारना ही मारना है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। वैसे मैं सिर्फ यही नहीं, और भी ऑब्जेक्टिव बुक्स बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं। मैंने बोला ना आप लोगों की मैं 10,000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव आप लोग कराने वाला हूँ। अगर आप इस बुक को सॉल्व करते हो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो अपना प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ला ही रहा हूँ। मैं तो हर टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने ही वाला हूँ। हम पूरी तैयारी उस तरह से अपनी तैयारी को पूरा दिशा उस डायरेक्शन में देंगे जहाँ से जेपीएससी के सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। वैसे ये बुक अच्छी बुक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो झारखंड के लिए हिस्ट्री तो आप लुसेंट से पढ़ो, बाकी एसपीटी सीएनटी मनीष रंजन में भी अच्छा दिया हुआ, क्राउन में भी अच्छा दिया हुआ है। क्राउन को मैंने देखा, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो भी बुक आया, चाहे पेलोथ्रा ऑफ नॉलेज था, चाहे क्राउन था, चाहे मनीष रंजन था, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए उड़ान है, मनीष रंजन की दूसरी किताब है। सब ने जो बुक डिज़ाइन किया ना, वो झारखंड के सिलेबस पे ही डिज़ाइन किया है। बहुत अंतर आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक मैंने ऐसे बोला, एसपीटी सीएनटी है वो आप मनीष रंजन से देख लेना, ठीक है। हिस्ट्री वहाँ से देख लो, बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमी आप कहीं से भी देख सकते हो। हाँ, पेलोथ्रा ने क्या किया है कि पॉपुलेशन सेंसस, झारखंड बजट, ये सबको अच्छे से कवर करा है, तो आप पेलोथ्रा को उसके लिए रेफर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा एक बुक देखो बताना मुश्किल है, पर हम चाहते हैं कि आप एक ही बुक पढ़ो। लुसेंट की हिस्ट्री के नोट्स ले लो, बाकी आप किसी को फॉलो कर लो, चाहे मनीष रंजन, चाहे क्राउन, चाहे पेलोथ्रा, किसी एक बुक को आप रेफर करो। 10 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं कर सकते हो तो मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उतना देख लो। उसके अलावा जो भी बुक देखना है, एक निगाह ऊपर से देख लेना। आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि मैं जो नोट्स देने वाला हूँ खुद बहुत ही लेंदी और उम्दा नोट्स है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है। और हम बहुत ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, बिना प्रैक्टिस के ना कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। चाहे नॉलेज जितना भी बटोर के रख लो, दिमाग में जितना भी कुछ रख लो, बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्लिक नहीं होगा। सो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सो ये था मेरा बुक रिव्यू, और ये जो बुक रिव्यू था अनस्पॉन्सर्ड बुक रिव्यू था, इसीलिए मैंने जो मुझे बेस्ट लगा है अपने पढ़ाई के दौरान मैंने आपको वो बताया है। हो सकता है मैंने जो बताया उससे अच्छी भी किताबें हो, उससे बुरी भी हो। आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करो, बट एट द एंड पढ़ाई करो यार, ठीक है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बोल दिया ये अच्छा वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा। आपको कोई बुक पकड़ के पहले पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जब आप पढ़ने लगते हो ना, आपको समझ में आने लगता है दिस वन इज़ गुड फॉर दिस वन इज़ गुड फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए, मेरा 1 शॉर्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जेपीएससी एग्ज़ाम, उसकी वैकेंसी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और बुक रिव्यू सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैं सब कुछ समझाना चाहता हूँ। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वर्क हार्ड, पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि बिना पढ़ाई के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।